तो ध्यान दीजिएगा, लास्ट टाइम पर हम लोगों ने रदरफोर्ड का जो अल्फ़ा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था उसको पढ़ा था। क्या कर रहे हो, बंद कर लो, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, तो रदरफोर्ड का अल्फ़ा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने पढ़ा, फिर उससे जो निष्कर्ष निकले, 5-6 निष्कर्ष निकले थे, तो उन निष्कर्षों को हम लोगों ने पूरा देखा, ठीक है। तो रदरफोर्ड का जो अल्फ़ा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था वो यहीं तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इससे हमें नाभिक के आकार के बारे में एक अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन पता चल गई। यानी कि रदरफोर्ड के अल्फ़ा एक्सपेरिमेंट से हम लोगों ने नाभिक के आकार को, ठीक है, की भी कैलकुलेशन कर ली एक तरीके से। तो नेक्स्ट हेडिंग आप लोग कर लीजिएगा, नाभिक का आकार, नाभिक का आकार, ठीक है, यानी कि साइज ऑफ न्यूक्लियस, आकार, साइज ऑफ न्यूक्लियस। तो इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा हम लोग क्या करेंगे कि न्यूक्लियस की साइज़ को एस्टिमेट करेंगे, उसका आकलन करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। तो क्या होता है, तो रदरफोर्ड ने अपने अल्फ़ा एक्सपेरिमेंट के प्रयोग में ये देखा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, कि जो अल्फ़ा कण, इसको आप कंसिडर कीजिए कि ये आपका न्यूक्लियस है, ठीक है, इतना छोटा सा इसमें आ रहा है, ठीक है। तो ये आपका न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस में क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, पूरा इसमें पॉजिटिव चार्ज जितना होता है, और ये भी कंसिडर किया जाता है कि एटम का पूरा मास और मास के साथ साथ उसका पॉजिटिव चार्ज, धनात्मक आवेश न्यूक्लियस में ही सेंटर्ड होता है। ध्यान समझना, बात कर रहे हो आप लोग, ध्यान नहीं दे रहे हो इधर, ठीक है। तो अब क्या होता है कि जो अल्फ़ा कण, ये क्या है, अल्फ़ा कण, ठीक है, तो जो अल्फ़ा कण न्यूक्लियस के सीध में जाता है, ठीक है, एकदम सीधे डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये जब न्यूक्लियस के एकदम सीधे डायरेक्शन में जाएगा तो यही अल्फ़ा कण न्यूक्लियस के सबसे पास तक पहुंच पाता है, ठीक है। हम लोग कंसिडर कर लेते हैं कि ये अल्फ़ा कण कहाँ तक आता है, यहाँ तक, न्यूक्लियस के पास तक, इतने पास तक आ जाता है, ठीक है। एकदम से न्यूक्लियस में नहीं जा पाएगा, क्यों, क्योंकि अल्फ़ा कण जो है वो क्या है, हीलियम नाभिक, हीलियम नाभिक, और अल्फ़ा कण का जो चार्ज होता है ना, आवेश कितना होता है, Q इज़ इक्वल टू प्लस में 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो अल्फ़ा कण पर भी पॉजिटिव चार्ज होता है, जबकि न्यूक्लियस में क्या है, उस पर भी पॉजिटिव चार्ज है। तो अल्फ़ा कण कभी भी न्यूक्लियस में नहीं जा सकता है, लेकिन वो न्यूक्लियस के काफ़ी क्लोज तक जा सकता है। क्यों जा सकता है, क्योंकि अल्फ़ा कण जब उत्सर्जित होते हैं, ठीक है, रेडियो एक्टिव विघटन के द्वारा ना, तो इनमें काफ़ी ज़्यादा वेग होता है। उस वेग के कारण इनके पास क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है, गतिज ऊर्जा। तो इस गतिज ऊर्जा के कारण ये क्या करते हैं कि न्यूक्लियस के काफ़ी पास तक जाते हैं, ठीक है, ध्यान समझिएगा। जैसे जैसे ये न्यूक्लियस की ओर चलना स्टार्ट करते हैं तो इनकी जो गतिज ऊर्जा है वो लगातार क्या करती है, इस वैद्युत स्थितिज ऊर्जा में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाती है। क्यों, क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, तो दो पॉजिटिव चार्जेस के बीच में क्या हो जाएगा, एक फोर्स ऑफ रिपल्सन ना, प्रतिकर्षण बल उत्पन्न होगा, ठीक है, और उस बल के कारण ऊर्जा उत्पन्न होगी। तो जब ये क्या करेगा, अल्फ़ा कण ना, इसे आप कंसीडर करो, ये अल्फ़ा कण है और ये क्या है, न्यूक्लियस है। तो जब ये अल्फ़ा कण न्यूक्लियस की ओर जाएगा तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है, गतिज ऊर्जा, वो लगातार वैद्युत स्थितिज ऊर्जा में या स्थिर वैद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो अब अगर ये कंसिडर कर लिया जाए कि अल्फ़ा कण की काइनेटिक एनर्जी जो है वो K है, और अल्फ़ा कण जो है न्यूक्लियस से कुछ दूरी तक ना, ये एक डिस्टेंस है जहाँ तक अल्फ़ा कण आ पा रहा है, ठीक है। तो ये डिस्टेंस, और इस डिस्टेंस को हम लोग कंसिडर करते हैं कि ये पूरा डिस्टेंस जो है वो न्यूक्लियस का आकार है। R0, सॉरी, ये R0 एक डिस्टेंस है न्यूक्लियस के चारों ओर जहाँ तक अल्फ़ा कण आ सकता है। इसके और अंदर या इससे कम दूरी पर अल्फ़ा कण नहीं आ सकता, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो इस डिस्टेंस को हम लोग कितना कैलकुलेट कर ले रहे हैं, कंसिडर कर ले रहे हैं। तो हम लोग मान ले रहे हैं कि ये जो डिस्टेंस है ये अल्फ़ा कण है आपका, तो ये जो डिस्टेंस है इस डिस्टेंस को हम लोग मान ले रहे हैं। ये डिस्टेंस कितना है, यहाँ से यहाँ तक, तो ये डिस्टेंस आपका कितना है, R0, ठीक है, ये R0, स्मॉल r सफिक्स में नॉट, ये डिस्टेंस आपकी,
ठीक है। तो आर नॉट डिस्टेंस तक ही अल्फ़ा कण क्या करता है, आ सकता है। इससे और अंदर अल्फ़ा कण कभी नहीं जा पाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के द्वारा बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रतिकर्षण बल इस अल्फ़ा कण पर लगेगा और अल्फ़ा कण यहाँ तक आने के बाद क्या करेगा, अपने मार्ग में वापस चला जाएगा, 180 डिग्री के एंगल पर मुड़ेगा, फिर से पीछे चला जाएगा, लेकिन अंदर नहीं आ पाएगा। ठीक है ना, ये हो गया। तो यदि अल्फ़ा कण की हम लोग क्या करते हैं, अल्फ़ा कण की ऊर्जा, कण की गतिज ऊर्जा, कुछ प्रॉब्लम होगी तो पूछ लीजिएगा। यदि अल्फ़ा कण की गतिज ऊर्जा कितना हम लोग कंसिडर कर लें, कैपिटल के हो, कैपिटल के ध्यान दीजिएगा, ठीक है, कैपिटल के हो तो हम लोगों ने क्या कहा कि इस बिंदु पर आने पर, यानी इस पॉइंट पर, यहाँ पर कोई पॉइंट कंसिडर कर लीजिए ए, तो इस पॉइंट ए पर आने पर अल्फ़ा कण की कुल गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, स्थिर वैद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो K इज़ इक्वल टू कितना होता है वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला बताइए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R, केवल R होता है, ध्यान दीजिएगा, R स्क्वायर नहीं होता है। बल में R स्क्वायर होता है, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा में नहीं होता है। ठीक है, तो अब Q1 Q2, तो Q1 कौन हुआ आपका, अल्फ़ा कण का आवेश, Q2 कौन हुआ, नाभिक का आवेश। तो नाभिक का टोटल आवेश कितना होगा, Z इंटू ई। इसे किसने कैलकुलेट किया था, चैडविक ने। जेम्स चैडविक ने बताया कि किसी भी परमाणु के नाभिक का जो आवेश होता है वो Z इंटू ई होता है, जबकि अल्फ़ा कण का आवेश क्या है, 2e। ये कितना है, 2e के बराबर, इलेक्ट्रॉन के आवेश का 2 गुना। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के आवेश का 2 गुना 2e। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 मतलब नाभिक का आवेश, Z इंटू ई मल्टीप्लाइड बाई Q2 मीन्स अल्फ़ा कण का आवेश 2 इंटू ई डिवाइडेड बाई R। ठीक है, R मीन्स R नॉट, क्योंकि मैक्सिमम दूरी उतना जा पाया, तो R नॉट ये आ गया आपके पास। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, हमारे पास हेडिंग क्या थी, नाभिक का आकार। हमें नाभिक के आकार की एस्टिमेशन करना था कि नाभिक की त्रिज्या जो होती है वो कितनी होती है। तो यहाँ से हमें R नॉट का पता चल गया। तो R नॉट इज़ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और इंटू 2Z इंटू ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई कैपिटल K। सही है ना। अब आप लोग ये मत सोचिएगा कि 2 से 2 कैंसिल आउट कर देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमें पता है। अगर ज़रूरत पड़ी तो हम R नॉट का मान निकाल सकते हैं। अगर आप 2 से 2 कैंसिल आउट कर दोगे तो टफ हो जाएगा इसकी वैल्यू को रख पाना, रुके रहिएगा। ठीक है, तो अब यदि इसमें आ रहा है ना, यदि अल्फ़ा कण का वेग कितना हो, ठीक है, v हो, वेग v बराबर कितना होता है हमारा, v हो तो ना अल्फ़ा कण की गतिज ऊर्जा, तो गतिज ऊर्जा हमारे पास कितनी आ जाएगी, गतिज ऊर्जा कितनी होती है, K इज इक्वल टू वाट, 1/2 ना mv स्क्वायर, तो m अल्फ़ा कण इंटू v अल्फ़ा कण, v अल्फ़ा ना। यदि अल्फ़ा कण का वेग v अल्फ़ा हो तो उसकी गतिज ऊर्जा ना, तो m अल्फ़ा इंटू v अल्फ़ा, जहाँ m अल्फ़ा क्या है, अल्फ़ा कण का मास, v अल्फ़ा क्या है, अल्फ़ा कण का वेग। तो फॉर्मूला क्या होता है, स्क्वायर। तो यहाँ पर जब पुट करेंगे कहाँ पे, K की जगह पे, इसको कोई इक्वेशन कंसिडर कर लो, 1 कंसिडर कर लो, तो पुटिंग इन इक्वेशन 1, तो पुटिंग इन इक्वेशन 1 में पुट कर दो। तो जब पुट करोगे तो ऊपर से हम कर दे रहे हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा क्योंकि जगह बहुत ज़्यादा बची है। कितना आ जाएगा हमारे पास, तो हमारे पास आ जाएगा, तो R नॉट इज़ इक्वल टू कितना आया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई, ठीक है, 2Z इंटू ई स्क्वायर और डिवाइडेड बाई पूरे का K की वैल्यू कितनी है, हाफ ऑफ m अल्फ़ा इंटू v अल्फ़ा का स्क्वायर। ठीक है ना, तो ये वाला 2 ऊपर चला जाएगा, 4 हो जाएगा,
तो आर नॉट इज़ इक्वल टू 1/4πε0, ठीक है, और मल्टीप्लाइड बाई 4z इंटू ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम अल्फ़ा इंटू वी अल्फ़ा का स्क्वायर, ठीक है। अब आप वैल्यूज़ पुट कीजिए, ठीक है। तो वैल्यूज़ हमारे पास क्या है, तो हमारे पास 1/4πε0 की वैल्यू हमें पता ही होती है ना, तो क्या होता है, तो सिंस 1/4πε0 का मान कितना होता है 9.0 इंटू 10⁻9 यूनिट भी बताओगे, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, वेरी गुड, ठीक है। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक। और क्या होता है हमारे पास, क्या है जेड की वैल्यू, जेड किसके लिए है, गोल्ड के लिए, हम लोग सोना लिए थे ना, सोने की पन्नी, तो जेड का मान सोने की पन्नी के लिए कितना होता है, जेड यानी परमाणु क्रमांक सोने का 79, ठीक है। ये क्या है, सोने का परमाणु क्रमांक, या स्वर्ण लिखो, सोना थोड़ा अजीब सा वर्ड है, तो स्वर्ण का परमाणु क्रमांक, ठीक है। और क्या है हमारे पास, जेड के बारे में पता चल गया। ई हम लोग जानते हैं, ई इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है। एम अल्फ़ा कणों का जो आवेश होता है, अल्फ़ा कणों का मास कितना होता है, कल बताया था ना 7.4 अल्फ़ा कणों का मास, ठीक है। 6.7 इंटू 10⁻⁻27, ठीक है। तो 6.7 फोर्थ आगे इंटू 10⁻⁻27 kg। और क्या है हमारे पास, वेलोसिटी, अल्फ़ा कणों का जो वेग होता है वो होता है, आप लोग लिख दीजिए सारी वैल्यूज, ठीक है। 2.1 इंटू 10⁻7, तो 2.1 इंटू 10⁻7 मीटर पर सेकेंड। तो ये सारी वैल्यूज़ हम लोग जब पुट करेंगे तो हमें आर नॉट का मान पता चल जाएगा। नोट करिए जल्दी से, करेंगे, हो गया ना। इसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे, कितनी आएगी वैल्यू आपके पास, आर नॉट या आर जीरो इज इक्वल टू, वैल्यूज पुट कीजिए, तो 1/4πε0 का मान 9.0 इंटू 10⁻9, ध्यान से देखिएगा, तो 9.0 इंटू 10⁻9 मल्टीप्लाइड बाई यूनिट को छोड़ दीजिए, ठीक है। और क्या बचा, 4 इंटू जेड की वैल्यू 79 इंटू ई का स्क्वायर है, ठीक है, और ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻19 का होल स्क्वायर, ठीक है, 19 है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाई, ठीक है। तो डिवाइडेड बाई क्या हुआ, इज इक्वल टू, कितना बचा, एम अल्फ़ा कितना है, मास ऑफ अल्फ़ा, तो 6.7 इंटू 10⁻⁻27 मल्टीप्लाइड बाई वीन अल्फ़ा का स्क्वायर, यानी 2.1 इंटू 10⁻7 का होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए सॉल्व कर लीजिए, तो पहले पावर्स को सॉल्व कर लीजिए, तो 9.0, ठीक है, इंटू 4 है यहाँ पे, तो 900 आप 4 का इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 9 36 का 6 और 4 7 28 3 31, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई 1.6 का स्क्वायर 2.56 इंटू 10⁻⁻19 का होल स्क्वायर 10⁻⁻38 डिवाइडेड बाई, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, कितना बचा, तो यहाँ से 6.7 मल्टीप्लाइड बाई 2.1 का स्क्वायर 4.41, ये 2.1 2 टाइम्स लिख दीजिए, 2.1 शायद कुछ कैंसिल आउट हो जाए, ठीक है, और मल्टीप्लाइड बाई 10, यहाँ पर 7 2 जा 14, तो 10 की पावर -27 और 10 की पावर +14, ध्यान दीजिएगा कुछ भूले ना हो ना, क्योंकि हम लोग भूल भी गए हैं, 10 पावर +9 यहाँ से भूल गए हैं, तो 10 की पावर +9, ठीक। तो कितना हो जाएगा, काटिए आप, देखिए, तो 3 से जब काटेंगे तो 3 त्रिका 9 और 3 सते 21 0.7, फिर से 3 1 3 और 3 सते 21 0.7, ठीक है, कट गया। तो और कुछ कटेगा, 7 चौक 28 3 36 नहीं कटेगा, तो आपके पास आया
316 मल्टीप्लाइड बाई 2.56 इंटू 10 ओवर द पावर कितना आ गया, -38 प्लस 19 प्लस 9 सॉरी प्लस 9 कितना आएगा, तो -29 डिवाइडेड बाई, ठीक है इधर तो 6.7 मल्टीप्लाइड बाई 7 7 जा 49 यानी 0.49 इंटू 10 ओवर द पावर -27 प्लस 14 कितना आया, तो -27 प्लस 14 -13 ना, ठीक है। अब चालू कीजिए, कुछ और कटा तो और कुछ नहीं कट रहा है ना, 3 यहाँ पर भी नहीं कटेगा, 7 भी नहीं कट रहा है, तो जो बचा है गुणा कीजिए और कोई दूसरा ऑप्शन तो है नहीं, ठीक है। तो 2.56 का 316 से गुणा कर लीजिए, देखिए कितना आता है, ठीक है। तो 316 मल्टीप्लाइड बाई 2.56 तो 6 संग 36 का 6, 6 पंचे 30, 3 33 का 3, 6 दूनी 12, 3 15, ध्यान से देखिएगा, तो 1 उतारेंगे तो 256, ठीक है। उसके बाद 3 संग 18 का 8, 3 दूनी 6, 3 संग 18 का 8, 3 पंचे 15, 15 1 16 का 6, 3 दूनी 6 1 7, ठीक है। तो 6 6 3 9 और इधर 5 5 10 8 18 का 8, 6 2 8 1 9, 9 1 10 का 0, 7 1 8, 2 डिजिट पहले, ठीक है। तो 808.96 तो 808.96 मल्टीप्लाइड बाई, इधर मल्टीप्लाई कर लीजिए 6.7 का, किससे करना है 0.49, तो 6.7 मल्टीप्लाइड बाई 0.49 तो 963 का 3, 9 संग 54, 6 60, ठीक है। तो 4 7 28 का 8, 4 संग 24, 24 2 26, तो 3 और 8, 6 से 12 का हो गया ना, 6 से 12 का 2, 2 1 3, सही है। 3 डिजिट पहले तो 3.28 कितना आ गया, तो 3.28 ना इंटू 10 ओवर द पावर कितना हो गया -29, ठीक है, -29 और प्लस 13, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे पॉइंट ले आओ, 2 डिजिट लेफ्ट, तो 8.08 डिवाइडेड बाई 3.28, इसमें 2 डिजिट हम लोग लेफ्ट में आए हैं तो पावर प्लस में बढ़ जाएगी, तो पावर कितनी होगी 10 की पावर -29 प्लस 13 कितना बचा -16, ठीक है। और -16 प्लस में ये भी 2 बढ़ा तो -14, ये हो गया। अब आप इसमें 808 को 328 से भाग दे दीजिए, पॉइंट से पॉइंट काट कर, ठीक है, कितना आ जाएगा आपको। और भी कुछ आसान करना चाहते हो, इजी करना चाहते हो, हाँ कौन सा होता, तब कितना बचेगा, 8 से कट जाएगा, 8 चौक 32 48, ठीक है। तो 8 से काटेंगे तो 8 का नम 8 ना, उसके बाद 0 8 का नम 8 और यहाँ पे 8 चौक 32 8 का नम 41, ठीक है। तो 101 डिवाइडेड बाई 41 इंटू 10 पावर, कैलकुलेट कर लो अमन, अगर तुम्हारा कुछ और बच रहा हो तो अच्छी बात है, ठीक है। तो कितना आया 2 टाइम्स आएगा, तो 101 डिवाइडेड बाई 41 2 टाइम्स, ठीक है। 2 41 दूनी 82, तो 11 में से 2 गए 9, ठीक है, 9 में से 8 गए 1, 190। अब कितनी बार जाएगा 4 चौक 16, 4 पंचे 20 यानी 4 बार, ठीक है। तो ये आपका आ जाता है। एक आध बार और ले जाना चाहो तो आप लोग 4 का नम 4 चौक 16, ठीक है, 10 में से 4 गए 6, यहाँ कितना बचा 8 में से 6 गए 2, 260, 4 संग 24 6 बार, ठीक है। तो 6 का नम 6, 6 चौक 24 246, ठीक है। तो कितना आ गया आपका, तो ये आता है 2.46 इंटू 10 की पावर -14 वाट मीटर। ध्यान दीजिएगा, ये न्यूक्लियस का साइज नहीं है, ये वो डिस्टेंस है जहाँ तक अल्फा कण न्यूक्लियस के पास पहुँच सकता है, ठीक है ना। न्यूक्लियस की साइज निकालना था तो न्यूक्लियस की साइज तो ये है, ये रेडियस होगी न्यूक्लियस की। तो बाद में इसका यूज़ करके जब न्यूक्लियस की रेडियस एस्टिमेट की गई तो न्यूक्लियस की जो रेडियस थी, यानी न्यूक्लियस क्या कहते हैं नाभिक की त्रिज्या, तो नाभिक की त्रिज्या
तो वो आर आपकी आती है अप्रॉक्सीमेट में 10⁻15 तो था, और एकदम एग्जैक्ट वैल्यू तो हमारे पास भी नहीं दी है, ठीक है, 6.5 के आसपास आती है। 6.5 × 10⁻15 मीटर, ध्यान दीजिएगा। इसे हम लोग ये क्या करते हैं, इसी को रेंज मानते हैं कि किसको, 10⁻15 मीटर को। तो ये होता है नाभिक का आकार, यानी नाभिक की त्रिज्या, ठीक है, नोट कर लीजिए, ठीक है। तो अगला टॉपिक आप लोग कर लीजिएगा, हेडिंग रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। ठीक है, एटॉमिक मॉडल, ध्यान दीजिएगा। तो अल्फ़ा स्कैटरिंग के बेसिस पर ही, ध्यान दीजिएगा, जो अल्फ़ा प्रकीर्णन का एक्सपेरिमेंट था उसके बेसिस पर ही, उसके आधार पर ही रदरफोर्ड ने अपना खुद का परमाणु मॉडल दिया, ठीक है। और उनका खुद का परमाणु मॉडल क्या था, तो रदरफोर्ड ने बताया, ठीक है, कि जो परमाणु होता है, ध्यान देखना, अमन क्या कर रहे हो, तो परमाणु का समस्त द्रव्यमान और उसका समस्त धनात्मक आवेश एक छोटे से गोले में, और उस गोले की त्रिज्या कितनी होती है, 10⁻⁻15 मीटर त्रिज्या के एक छोटे से गोले में केंद्रित होता है, ठीक है। और इस छोटे से गोले को हम लोग क्या कहते हैं, नाभिक कहा जाता है। दूसरा मार्कर, ठीक है, ध्यान समझना। तो रदरफोर्ड ने कहा कि किसी भी परमाणु का समस्त द्रव्यमान और उसका समस्त धनात्मक आवेश 10⁻⁻15 मीटर के एक छोटे से गोले में केंद्रित होता है, और इस छोटे से गोले को क्या कहा जाता है, नाभिक कहा जाता है, ठीक है। अब उसके बाद उन्होंने क्या कहा, आगे उन्होंने बताया कि परमाणु का इसके अलावा अधिकतम जो भाग होता है वो खोखला होता है, ठीक है, क्या होता है, खोखला होता है। तो ये हो गया आपका न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के बाहर का जो पूरा पोर्शन है ये क्या होता है, खोखला होता है। और इस खोखले पोर्शन में ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, खोखला होता है, और इस परमाणु की जो त्रिज्या होती है वो कितनी होती है, 10⁻⁻10 मीटर के आसपास। ठीक, तो इसकी रेडियस कितनी हो गई, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस 10⁻⁻15 मीटर, और जबकि परमाणु की रेडियस कितनी हो गई, 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है। और रदरफोर्ड ने बताया कि इस खोखले भाग में, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ध्यान दीजिएगा, इस खोखले भाग में इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो अलग अलग कक्षाओं में चक्कर लगा रहे होते हैं, ठीक है। तो इन सब जगहों पे क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो इलेक्ट्रॉन सब क्या करते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं। तो ये हो गया रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, ठीक। तो लिख दीजिए इसमें, रदरफोर्ड के अनुसार, लिखते जाइएगा साथ साथ, रदरफोर्ड, कितने बजे आना है, टाइमिंग पता है ना, 1 बजे, ठीक है। रदरफोर्ड के अनुसार, हाँ क्या करने आएंगे, परेशान हो जाएंगे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, नहीं, रदरफोर्ड के अनुसार परमाणु का समस्त, ध्यान से देखिएगा, परमाणु का समस्त होता है ना, समस्त क्या कहते हैं, द्रव्यमान, समस्त द्रव्यमान, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा, इलेक्ट्रॉनों को छोड़कर, इलेक्ट्रॉनों को छोड़कर, तो समस्त द्रव्यमान कहाँ होता है, द्रव्यमान तथा धनात्मक आवेश क्या होता है,
ठीक है। 10 के घाते माइनस 15 मीटर त्रिज्या के एक छोटे से, ठीक है, छोटे से गोले में, छोटे से फिगर बनाना है आप लोग को, गोले में केंद्रित होता है, केंद्रित होता है, ठीक है। इसे नाभिक कहते हैं। इस गोले को नाभिक कहते हैं, नाभिक कहते हैं, ठीक है। उसके बाद नाभिक के बाहर लगभग 10 के घाते माइनस 10 मीटर त्रिज्या का एक खोखला आवरण होता है, खोखला आवरण होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनों को जो आवेश होता है, इलेक्ट्रॉनों पर ऋणात्मक आवेश होता है, ऋणात्मक आवेश होता है, तथा इनके आवेश का मान, ठीक है, नाभिक के धनात्मक आवेश के मान के बराबर होता है। हाँ, आवरण है, आवेश नहीं है, आवरण, ठीक है, का मान नाभिक के धनात्मक आवेश के मान के बराबर होता है, धनात्मक आवेश के मान के बराबर मान के बराबर होता है। तो ये हो गया आपका रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल। फिगर बना लीजिएगा आप लोग। तो इसमें हम लोगों ने क्या देखा कि जो परमाणु की त्रिज्या है वो कितनी है, 10 घाते माइनस 10, और ये क्या है 10 घाते माइनस 15 आपका नाभिक की त्रिज्या, और 10 के घाते माइनस 10 मीटर कितना है परमाणु की त्रिज्या, परमाणु की त्रिज्या। नोट डाउन। की कमियां, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो इसमें दो कमियां पाई गई ना। तो पहली जो कमी थी उसे हम लोग पहला कर लेंगे। तो पहली कमी ये थी कि रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल था ये फेल हो गया था, पता है ना। रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल था कंप्लीटली फेल हो जाता। फिर बोहर करके जो साइंटिस्ट आए थे तो उनका मॉडल इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं। हालांकि उसमें भी कुछ कमियां थी और लेकिन कंप्लीटली उनको एक तरीके से कह सकते हैं कि नहीं डिस्क्राइब कर पाए। तो रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल थी उसमें दो कमियां थी। पहला जो था वो परमाणु के स्थायित्व के संबंध में, परमाणु के स्थायित्व के संबंध में, स्थायित्व के संबंध में ये हेडिंग रहेगी, ठीक है, लिख लीजिएगा आप लोग, परमाणु के स्थायित्व के संबंध में। हाँ, तो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल जो था वो परमाणु के स्थायित्व को एक्सप्लेन नहीं कर सका। क्यों नहीं एक्सप्लेन कर सका, इसको समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। हिंदी आप लोग चेक कर लीजिएगा, हिंदी मेरी अक्सर रॉन्ग हो जाती है, ठीक है।
इसलिए ये तुम्हारा फ़ोन आता है नालायक, जैसे ट्रेन आ रही हो। ऐसे ही लगाता है सही नहीं तो बाहर चलो। ठीक है, तो पहला परमाणु के स्थायित्व के संबंध में, अब देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, इसको समझिएगा। तो रदरफोर्ड ने बताया कि इलेक्ट्रॉन क्या करता है, नाभिक के चारों ओर एक निश्चित कक्षा में या अलग अलग कक्षाओं में चक्कर लगाता रहता है। अब हम लोग जानते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट, ध्यान से समझिएगा, ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है तो उसे क्या चाहिए होता है, अभिकेंद्र बल की आवश्यकता होती है। बिना अभिकेंद्र बल के वो चक्कर नहीं लगा पाएगा। तो इट मीन्स कि अगर ये न्यूक्लियस है आपका नाभिक, ठीक है, न्यूक्लियस, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन को निश्चित रूप से कुछ ना कुछ अभिकेंद्र बल मिल रहा होगा, ठीक है। और इस अभिकेंद्र बल के कारण अगर बल है तो नाभिक पे इलेक्ट्रॉन पे क्या होगा, अभिकेंद्र त्वरण लगेगा। तो अभिकेंद्र त्वरण, ठीक है, अभिकेंद्र त्वरण लगने का क्या मतलब, कहने का कुल इतना मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो कैसा त्वरित है, एक्सेलरेटेड है, और क्या है, इलेक्ट्रॉन एक आवेश है, ठीक है। तो जब एक त्वरित आवेश किसी वृत्ताकार कक्षा में लगातार चक्कर लगा रहा होता है तो जो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स होती है, स्थिर वैद्युतिकी होती है, तो स्थिर वैद्युतिकी के नियम के अनुसार जब भी कोई त्वरित आवेशित कण, ठीक है, जब भी कोई त्वरित आवेशित कण किसी कक्षा में चक्कर लगा रहा होता है तो स्थिर विद्युत के नियम के अनुसार वह लगातार विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में ऊर्जा का उत्सर्जन करता रहता है, यानी लॉस करता रहता है, ठीक है। तो लगातार ये क्या करेगा, ऊर्जा का उत्सर्जन करता रहेगा, लॉस होता रहेगा। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। तो अब इलेक्ट्रॉन अगर ये क्या कर रहा है, चक्कर लगाते हुए ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा, ऊर्जा का उत्सर्जन समझ रहे हैं ना, तो इसमें से ऊर्जा जो है वो बाहर निकल रही होगी, रिलीज हो रहेगी। उत्सर्जन मतलब इमिशन, जैसे जैसे ये चक्कर लगा रहा है वैसे वैसे ऊर्जा का इमिशन लगातार कर रहा है। तो अगर ऐसा होगा और इसकी ऊर्जा लगातार इमिट होती रहेगी तो क्या, तो इसकी एनर्जी कम हो जाएगी। जब एनर्जी कम हो जाएगी तो इसके कक्षा की त्रिज्या क्या करेगी, घटने लगेगी, क्योंकि ऊर्जा कम हो गई है। जब आपके पास ज़्यादा एनर्जी थी, बहुत दूर राउंड लगा रहे थे, बड़े वाले राउंड लगा रहे थे, ऊर्जा कम होना स्टार्ट हुई, छोटे वाले राउंड लगा रहे थे। तो इस तरीके से फाइनली जब लगातार ऊर्जा का इमिशन करते करते इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा इतना कम हो जाएगी, बाद में ख़त्म हो जाएगी, तो परमाणु में नाभिक में गिर जाएगा। और जब इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर गया तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन यानी कि नाभिक प्लस आवेश माइनस आवेश मिलके स्वाहा, ठीक है, यानी कि परमाणु का अस्तित्व ही खत्म हो गया, परमाणु का विनाश हो गया, ठीक है। तो इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाए कौन, रदरफोर्ड। लिख दीजिए थोड़ा सा। रदरफोर्ड के नियमानुसार, रदरफोर्ड के अनुसार लिखिए, रदरफोर्ड के अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर काटते रहते हैं। नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर काटते रहते हैं, वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर काटते रहते हैं, फुल स्टॉप, काटते रहते हैं। इन इलेक्ट्रॉनों को वृत्ताकार कक्षा में चक्कर काटने के लिए आवश्यक वृत्ताकार कक्षा में चक्कर काटने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल प्राप्त होता है, जिसके कारण
कारण इलेक्ट्रॉनों पर त्वरण उत्पन्न हो जाता है, त्वरण उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, चलिएगा अब इसमें लिखिए वैद्युत गतिकी के नियम के अनुसार, वैद्युत गतिकी के नियम के अनुसार इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, वैद्युत गतिकी उसी में लिखना है, लिखते जाओ उसी में। वैद्युत गतिकी के नियमानुसार, वैद्युत गतिकी के नियमानुसार त्वरित आवेशित कण, त्वरित आवेशित कण किसी कक्षा में चक्कर लगाते हुए, त्वरित आवेशित कण किसी कक्षा में चक्कर लगाते हुए विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में, विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में लगातार ऊर्जा का उत्सर्जन करता रहता है, विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में लगातार ऊर्जा का उत्सर्जन करता रहता है। ठीक है, उत्सर्जन करता रहता है, लगातार ऊर्जा का उत्सर्जन करता रहता है। अतः चक्कर लगाते हुए इलेक्ट्रॉन की, अतः चक्कर लगाते हुए इलेक्ट्रॉन की कक्षा की त्रिज्या, अतः चक्कर लगाते हुए इलेक्ट्रॉन के कक्षा की त्रिज्या, अतः चक्कर लगाते हुए इलेक्ट्रॉन की कक्षा की त्रिज्या, कक्षा की त्रिज्या लगातार छोटी होती जाएगी, कक्षा की त्रिज्या लगातार छोटी होती जाएगी तथा अंत में इलेक्ट्रॉन नाभिक पर गिर जाएगा तथा इस प्रकार परमाणु का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। दूसरी कमी क्या थी? तो दूसरी कमी जो थी वो ऊर्जा के स्पेक्ट्रम के संदर्भ में थी। ये फिगर आप लोग नहीं बनाए, फिगर बना लेना चाहिए था। और इस प्रकार परमाणु का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से फिगर बना लीजिएगा। ये हो गया आपका न्यूक्लियस, समस्त धनात्मक आवेश, नहीं वो वाला नहीं, दूसरा। ठीक है, और इसके बाद इलेक्ट्रॉन्स ना डिफरेंट ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हुए कक्षा की त्रिज्या लगातार छोटे करते जाइए और फाइनली ये गिर गया। ठीक है, तो ये क्या है? इलेक्ट्रॉन। इधर से आया, उसके बाद इसमें आ गया, सही है ना, यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ पे आएगा, फिर फाइनली इसके बाद यहाँ। अरे ये बाहर जाने लगा क्या? क्यों, ध्यान से देखना, ये तो बाहर जाने लगा। तो इसमें आया, उसके बाद इसमें, अच्छा इसमें डायरेक्शन चेंज रहेगी, इसमें डायरेक्शन इधर की ओर। ठीक है, फिर उसके बाद इधर से आया तो इसमें भी डायरेक्शन अंदर की ओर। हाँ बनाइए। ठीक है, फिर इसमें आएगा तो इसमें भी डायरेक्शन अंदर की ओर, और फिर फाइनली इसमें आएगा अंदर की ओर, और यहाँ से आने के बाद कूद जाएगा। ठीक है ना, ये क्या है आपका? इलेक्ट्रॉन। तो एग्जिस्टेंस खत्म परमाणु का। पॉइंट नंबर 2, दूसरा पॉइंट, यानी दूसरी कमी क्या थी? तो ऊर्जा स्पेक्ट्रम के संदर्भ में ये सही एक्सप्लेनेशन नहीं कर सका। पॉइंट नंबर 2, ऊर्जा स्पेक्ट्रम के संदर्भ में
संदर्भ में, ठीक है। बंद है? चालू है। क्या बात कर रहे हो, हम इतने देर से पढ़ा रहे हैं ऐसे ही। बैटरी डाउन हो गई, 5% बची है, नो प्रॉब्लम, खत्म हो गया ये, ठीक है। इसको देख लीजिएगा। तो क्या मतलब ऊर्जा स्पेक्ट्रम के संबंध में, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। तो रदरफोर्ड ने क्या बताया? तो रदरफोर्ड ने बताया कि नाभिक के बाहर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। विभिन्न कक्षाओं में मतलब कि